हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जनवरी 2024 की दृष्टि से बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 5। इसके पहले दोस्तों हम 4 क्लासें कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दोस्तों एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया गया है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी दोस्तों जो विचारों और चिंतन की जो प्रक्रिया है उसको मौखिक रूप से क्या कर सकें, व्यक्त कर सकें बच्चे, इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका कारण क्या बताया गया है, निजी वाक विद्यार्थियों के उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में बाधक होता है। दोस्तों जो निजी वाक होता है यानी जो निज वाक होता है, इसके बारे में किसने बताया है, इसके बारे में वाइगोत्स्की महोदय ने बताया है। दोस्तों ये क्या होता है, स्वयं से बातें करना। आप भी दोस्तों जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं तो आप स्वयं से बातें करते हैं, उसी चीज की बात यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों इसमें कारण बताया गया है कि निज वाक जो है यह कौशलों के विकास में बाधक है। तो क्या ऐसा है, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि निज वाक जो है यह कौशलों के विकास में क्या है, अच्छी भूमिका निभाता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। ए पॉइंट तो बिल्कुल सही है, अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन जो आर है यह गलत है, अर्थात ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं। दोस्तों अधिगम के जो स्तर होते हैं इनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं वह किस वजह से होती हैं, केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, या व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से। बताइए दोस्तों जो अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस पाया जाता है वह किस वजह से होता है। तो दोस्तों यह व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना निरंतर रूप से समझाना चाहती है, उसे डॉट डॉट का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों एक अध्यापिका है वह अपने विद्यार्थियों की अधिकतम प्रगति को बिना एक दूसरे से तुलना किए, बिना दोस्तों एक दूसरे से तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है। यानी बच्चों की प्रगति किस प्रकार हो रही है अधिगम में, इस चीज को अध्यापिका समझना चाहती है और दो विद्यार्थियों के बीच वह तुलना नहीं करना चाहती, बिना तुलना के वह समझना चाहती है। तो दोस्तों ये उसे इस चीज लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्या रचनात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल करना चाहिए या योगात्मक मूल्यांकन का, या दोस्तों मूल्यांकन के अनिरंतर रूप का, या फिर दोस्तों मानक संदर्भित मूल्यांकन का। बताइए। दो विद्यार्थियों के बीच दोस्तों तुलना भी नहीं करना और उनकी अधिगम प्रगति का पता भी लगाना है, समझना भी है, तो आप क्या करेंगे, आप रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन दोस्तों क्या होता है, जो सत्र के अंत में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन या संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। दोस्तों सभी विद्यार्थी जो हैं उनमें अपनेपन और संबद्धता की भावना का यदि विकास करना है तो उसके लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़ि विवादों को सक्रिय करें, केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्योहार ही मनाए जाएं, गौण समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा किया जाए, या विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा किया जाए। बताइए दोस्तों सभी विद्यार्थियों में दोस्तों एक संबद्धता यानी एक एकता की भावना का विकास यानी अपनेपन की भावना का विकास एक अध्यापिका किस प्रकार से करेगी, क्या ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादों को सक्रिय करें यानी रूढ़िवादिता को बढ़ाएं। रूढ़िवादिता क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई पिछड़े पिछड़े समूह से कोई बालक आ रहा है और कोई
कोई अच्छे समूह से बालक आ रहा है तो क्या उनके बीच रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, या रूढ़िवादिता को इस प्रकार समझिए, लड़का और लड़की में क्या फर्क करना चाहिए कि लड़की केवल बायो पढ़ेगी और लड़का केवल मैथ पढ़ेगा, ये होते हैं दोस्तों रूढ़िवाद। क्या ऐसा करना चाहिए शिक्षिका को? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों के त्योहार ही मनाने चाहिए? क्या दोस्तों ऐसी संस्कृतियों के त्योहार मनाने चाहिए जिनका समाज में प्रभुत्व है, यानी जो एक प्रभुत्वशाली संस्कृतियां हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्या दोस्तों गौण समझेवाने, यानी जो एक तरह से कहें जो जनजातीय इलाकों के लोग हैं उनको गौण समझा जाता है, जैसे कि दोस्तों, तो क्या उनके समूह से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को क्या अनदेखा कर देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति एक दूसरे में बच्चों में सम्मान पैदा करना चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे की जो संस्कृति है, एक दूसरे के जो विचार हैं उनका सम्मान कर सकें और एक दूसरे में एकता, एक दूसरे के साथ एकता बना सकें और अपनेपन को क्या कर सकें दोस्तों, बढ़ा सकें। अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? दोस्तों निगेटिव पूछा है, क्या सहायक नहीं है? विचारों में अनम्यता, परासंज्ञान, स्व पूछताछ और स्व आकलन, या दोस्तों सुझाए गए समाधानों का मूल्यांकन। बताइए, समालोचनात्मक चिंतन को यदि विद्यार्थियों में बढ़ाना है तो कौन कौन से आवश्यक हैं या कौन कौन से सहायक है, यदि इनका पता चल जाए दोस्तों तो कौन नहीं सहायक है वह ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। तो दोस्तों सुझाए हुए समाधानों का मूल्यांकन करना, यह समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाएगा। स्व पूछताछ और स्व आकलन यह भी बढ़ाएगा, परासंज्ञान भी बढ़ाएगा, परंतु विचारों में जो अनम्यता है, यानी विचारों में अनम्यता का मतलब जो विचारों की कमी है, वह समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देगी, यानी समालोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेगी। अर्थात ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है? दिव्यांगता से जूझते विद्यार्थियों की, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थियों की, या वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, या निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थियों की? बताइए दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा है निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है? दोस्तों समावेशी शिक्षा क्या होती है, जिसमें दोस्तों भेदभाव नहीं किया जा सकता, या यूं कहें कि जहां पर हर प्रकार के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर चाहे वो दिव्यांग बालक हों, वह दृष्टिबाधित बालक हों, या दोस्तों फिर वे प्रतिभाशाली बालक हो या सामान्य बालक हो, सभी विद्यार्थी क्या है आपस में मिलजुल कर जहां शिक्षा ग्रहण करते हैं वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। और दोस्तों जो समावेशी क्वेश्चन में पूछा गया है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन है। क्या दिव्यांगता से जूझते बच्चे समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। क्या भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी भी पढ़ते हैं? बिल्कुल सही बात है। वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, बिल्कुल वो भी पढ़ते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी, यानी ये सभी विद्यार्थी जब एक साथ पढ़ते हैं तब वही शिक्षा या वही कक्षा क्या कहलाती है? समावेशी कक्षा या समावेशी कक्षा शिक्षा कहलाती है। अर्थात ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, यदि नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से सापेक्ष रूप से संबंधित है। दोस्तों जो विषय वस्तु है इसको पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को क्या कर देना? हटा देना, और या तो जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से सापेक्ष रूप से किससे संबंधित है? प्रमस्तिष्क पक्षघात से, पठन वैकल्य से, स्वलीनता से, या गतिमान अक्षमता से। दोस्तों पढ़ने में समस्या हो रही है, और जहां पढ़ने में समस्या होती है वहां पठन वैकल्य होता है, अर्थात ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? सामाजिक और संप्रेषण कौशल को, दृष्टि को, एकाग्रता की क्षमता को, या शारीरिक समन्वय को? बताइए दोस्तों।
जो स्वलीनता है वह सापेक्ष और नकारात्मक रूप से किसे प्रभावित करती है? तो दोस्तों स्वलीनता का मतलब होता है वे बालक जो स्वयं पर लीन रहते हैं, उन्हें समाज में लोगों से बात करने में, अपने विचारों को व्यक्त करने में और उनके विचारों को ग्रहण करने में समस्या उत्पन्न होती है। वह लोगों के सामने जाते हैं तो अधिक शर्माते हैं, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, एक अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो दोस्तों जो स्वलीनता से सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? तो दोस्तों स्वलीनता जो है ये सीधा सीधा संप्रेषण कौशल और सामाजिकता को प्रभावित करेगी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें कभी भी अधिगम अशक्तता नहीं हो सकती। उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है। उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत ही क्षीण होती है, या वे अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन को दर्शाते हैं। बताइए प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उनके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि उन्हें कभी भी अधिगम अशक्तता नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये गलत बात है, उन्हें भी अधिगम अशक्तता हो सकती है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी, हालांकि किसी के साथ ऐसा ना हो, जाते वक्त मान लीजिए कहीं रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके मस्तिष्क में चोट आती है, तो दोस्तों वह अधिगम अशक्तता से जूझ सकता है, उसको अधिगम अशक्तता हो सकती है। उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है। दोस्तों उत्क्रमणीयता क्या होती है? आपने केमिस्ट्री बहुत पढ़ी होगी, वहां पर दोस्तों जब रिएक्शन दिया जाता है तो दो प्रकार के तीर लगाए जाते हैं, एक इस प्रकार का सीधे यानी इससे यह बन रहा है, और एक इस प्रकार का तीर लगाया जाता है यानी इससे यह बनता है, यानी मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के H2O मान लीजिए बनता है, तो दोस्तों H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बन सकते हैं, इस चीज को यह दर्शाता है। दोस्तों ये जो चिन्ह होता है यह उत्क्रमणीयता का होता है। तो दोस्तों यहां पर क्या बात की गई है कि उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, क्या ऐसा होता है, यानी जो बालक होते हैं प्रतिभाशाली, क्या वह बातों को घुमा फिरा कर या उल्टा सीधा कर कर नहीं सोच सकते? तो सोच सकते हैं, अर्थात ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत ही क्षीण होती है। क्षीण का मतलब होता है दोस्तों कम होना। क्या दोस्तों जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होगा उनमें जो जिज्ञासा है वह कम होगी? तो ऐसा नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। वे अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन को दर्शाते हैं, यानी अभिव्यक्ति में एक प्रवाह, यानी बात करने में उनके एक अलग सा कॉन्फिडेंस झलकता है। वो एक प्रवाह में रहते हैं, यानी रुक रुक कर बात नहीं करते बल्कि एक प्रवाह में बात करते चले जाते हैं। क्या वह इस चीज को दर्शाते हैं? तो बिल्कुल दर्शाते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी? श्रवण बाधित यानी जो साथियों जिनको सुनाई कम देता है वह श्रवण बाधित विद्यार्थी होते हैं। उनको दोस्तों चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के क्या दिखाना चाहिए, या मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, संप्रेषण के रूप में दृश्य रूप से परिपूर्ण करना चाहिए, संप्रेषण के रूप को दृश्य रूप से क्या परिपूर्ण करना चाहिए, या जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना चाहिए? बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा जो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा? क्या दोस्तों चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षक के आप उन विद्यार्थियों को दिखा देंगे? चलिए दिखा तो देंगे, परंतु दोस्तों उनको समझ में नहीं आएगा। ये ऑप्शन काफी हद तक सही तो नजर आ रहा है, लेकिन सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिना उपशीर्षकों के यदि आप किसी चीज को दिखाएंगे जिसका कोई आधार ही ना हो, तो उससे कोई फर्क उनको बालक को सीखने को कुछ मिलेगा ही नहीं। परंतु दोस्तों मौखिक रूप से मौखिक रूप से एक श्रवण बाधित विद्यार्थी को आप मौखिक रूप से उसका मूल्यांकन करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो संप्रेषण के रूप है उसको क्या करेंगे, दृश्य रूप से परिपूर्ण करेंगे। यानी दोस्तों बालक सुन नहीं सकता, तो जो दोस्तों बातचीत का तरीका है उसमें दृश्य रूप से चीजों का प्रयोग करेंगे, यानी जो दिखाई दे, चार्ट वगैरह का प्रयोग कर लेंगे, आप किसी अन्य ऐसी चीज का प्रयोग कर लेंगे जिससे देख के बालक उस चीज को समझ सके।
चलचित्र का प्रयोग कर सकते हैं, वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। परंतु दोस्तों यदि ऑप्शन सी नहीं होता, यहां पर कुछ और होता, तो फिर ऑप्शन ए सही हो जाता, लेकिन यहां पर ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, वर्गीकरण व पृथक्कीकरण का पुष्टिकरण, या पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना। बताइए दोस्तों, जो समावेशी स्कूल की रचना है उसमें क्या शामिल करना चाहिए? क्या दोस्तों वहां की पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र को सख्त बना देना चाहिए? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो समावेशी कक्षा में है उसमें हर प्रकार का विद्यार्थी पढ़ रहा होता है। तो किसी को दोस्तों जल्दी समझ में आ जाती हैं चीजें, किसी को आसान चीजें जल्दी समझ में आती है, किसी को कठिन चीजें जल्दी समझ में आती हैं। इसलिए दोस्तों जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए और सबके इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान में रखने वाली होनी चाहिए। अर्थात ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या बच्चों को वर्गीकरण कर देना चाहिए और उनको अलग अलग कर देना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्या दोस्तों पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना चाहिए? तो दोस्तों बिल्कुल पूर्वाग्रह और पक्षपात पर सवाल उठाना चाहिए। पूर्वाग्रह दोस्तों क्या होता है? पूर्वाग्रह आप समझ सकते हैं, जैसे कोई धारणा बना ली जाती है। जैसे कि हमारे समाज में बहुत ही प्रचलित है कि लड़कियां घर का काम करेंगी, जो लड़के हैं वह बाहर का काम करेंगे। ये पूर्वाग्रह है। तो दोस्तों ये इन पर सवाल उठाना चाहिए और पक्षपात यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए, इन पर सवाल उठाना चाहिए। अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वाचक समूह से माफ करिएगा, वाचक समूह नहीं, ये वंचित समूह है। कौन सा समूह है? वंचित समूह है। वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी। सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथक्कीकरण, बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थित बच्चों को कड़ी सजा देना, कड़ी शारीरिक सजा देना, स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर जो वंचित समूह है से आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके समावेशन में मदद करेगी? क्या दोस्तों स्कूल का यदि कोई वार्षिक उत्सव चल रहा है तो उसमें केवल आप उच्च उपलब्धि वाले बच्चों को भागीदार बनाएंगे? तो ऐसा आप नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? सभी बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनेंगे, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखन के कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियों किसकी इस विशिष्ट पहचान है? जो चुनौतियां आती हैं लेखन संबंधी कार्य में वो किसकी? दोस्तों वह लेखन वैकल्य की है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो गुणन वैकल्य होता है दोस्तों, यह गणित संबंधी विकार होता है। कैसा? गणित संबंधी विकार होता है। जो स्वलीन क्रम विकार होता है दोस्तों, यह संप्रेषण से संबंधित है। किससे? संप्रेषण से संबंधित विकार है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नजदीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आरव को इस व्यवहार पर क्या कड़ी सजा दे देनी चाहिए, या आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, या बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए, या आरव को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए? बताइए दोस्तों। आरव एक विद्यार्थी है आपकी क्लास में, वह क्या करता है? वह ब्लैक बोर्ड के अत्यंत नजदीक बैठता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के एकदम पास ले आता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक के रूप में आपका क्या कर्तव्य बनता है? क्या दोस्तों आप उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे? तो आप ऐसा नहीं करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। बल्कि दोस्तों आप क्या करेंगे? आरव की आंखों की जांच के लिए एक पेशेवर जो विशेषज्ञ है, आंखों का जो डॉक्टर है, उसकी क्या करेंगे? सलाह लेंगे। अर्थात ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड यानी रिजल्ट को माता पिता के पास नहीं भेजेंगे, आरव को दृष्टिबाधित विद्यालय में नहीं भेजेंगे, और आप क्या करेंगे? आरव की आंखों की जांच के लिए एक जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उसकी सलाह लेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135।
मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? लचीलापन दोस्तों, और एक होता है, और क्या होता है दोस्तों? नवीनता। नवीनता, ये भी विशिष्ट पहचान है, किसकी है? सृजनात्मकता की। ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। प्रतिभाशाली अधिगम के लिए, माफ करिएगा, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षिकाओं को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? एक प्रभावशाली अधिगम के लिए दोस्तों, जो शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं उनको अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? क्या समालोचनात्मक सोच का विकास करना चाहिए, सृजनात्मकता का विकास करना चाहिए, या दोस्तों समस्या समाधान का विकास करना चाहिए, या दोस्तों फिर कैसे सीखते हैं यह सीखना, इसका विकास करना चाहिए? किसका विकास करना चाहिए? तो दोस्तों इन सभी चीजों का विकास करना चाहिए, समालोचनात्मक सोच का भी, सृजनात्मकता का भी, समस्या समाधान का भी, और कैसे हम सीखते हैं इस बात का भी, अर्थात ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंजिल दोस्तों उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। याद रखिएगा, बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। बताइए दोस्तों, बच्चे कब सीखते हैं? बच्चों के सीखने के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो दोस्तों बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं। क्या बच्चे दोस्तों सिर्फ एक रेखा में सीखते चले जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, बल्कि बच्चे किधर भी सीख सकते हैं, चक्रीय रूप से सीख सकते हैं, इस प्रकार से सीख सकते हैं, किसी भी प्रकार से सीख सकते हैं। और बच्चों के सीखने में जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती ही हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं, अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक रचनावादी कक्षा कक्ष में डॉट डॉट सीखने का केंद्र है। अनुबंध रटकर स्मरण करना, अर्थ बनाना, या वैधन व अभ्यास? बताइए, एक रचनावादी कक्षा में सीखने का जो केंद्र है वह क्या है? तो दोस्तों एक जो रचनावादी कक्षा है उसमें जो सीखने का केंद्र होता है वह अर्थ निर्माण होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए कि वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएं, एक शिक्षिका को बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए, या दोस्तों बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने के लिए हतोत्साहित कर देना चाहिए? क्या, या दोस्तों फिर बच्चों के अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो दोस्तों आपको क्या करना होगा? बच्चों की जो अधिसंज्ञानात्मक क्षमताएं हैं उनके विकास के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों का निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए क्या कहना चाहिए, या बोलकर सोचने के लिए हतोत्साहित कर देना चाहिए, या सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों क्या करना चाहिए? सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति में जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे डॉट डॉट का भाव महसूस करेंगे। ऊब, दुश्चिंता, क्रोध या शर्म? बताइए दोस्तों एक ऐसी स्थिति आती है बच्चों के सामने, मान लीजिए एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें दोस्तों बच्चों का ध्यान असफलता पर होता है, यानी हम असफल हो गए तो क्या होगा, ये सारी चीजें होती हैं। तब ज्यादातर दोस्तों आप भी इसी चीज से गुजर रहे हैं। अगर सीटेट नहीं निकला तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, निकलेगा कैसे नहीं, आप तैयारी मजबूत करिए, जरूर निकलेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दुश्चिंता। एक तरह से यह दुश्चिंता का भाव होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था की पारगमन का विकासात्मक चरण, या किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। बताइए दोस्तों, बच्चों के विकास के संदर्भ में जो संवेदनशील चरण है उससे क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं का उत्थान, विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का जो इष्टतम चरण होता है वह होता है विकास का संवेदनशील चरण, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य डाट डाट को महत्व देते हैं। रटन स्मृति को, सत्ता के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन, या प्रत्यय स्मरण और सतत अभ्यास, या ड्रिल। बताइए दोस्तों। दोस्तों, आपने ड्रिल शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा सी-टेट में। तो दोस्तों, इसका जो मतलब होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। आपने ड्रिल मशीन देखी होगी, कुछ इस प्रकार से होती है, जो दीवार में जो दोस्तों बिजली के तार वार लगाने जो आपके घर में आते होंगे, लाइट मैन आता होगा, लाइन मैन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, वो दीवार में छेद करता है जिस मशीन से, वो ड्रिल मशीन कहलाती है। अर्थात दोस्तों, एक ही जगह पर चीज को बार बार घुमाने से क्या होता है? छेद हो जाता है। तो बार बार अभ्यास को भी ड्रिल कहा जाता है। बार बार किसी चीज को करना ड्रिल कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। पाठचर्या के जो उद्देश्य हैं प्रगतिशील शिक्षा के पाठचर्या के, वह है आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देना। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, वे मूल्यांकन के सख्त ढांची संरचनाओं पर आधारित हैं, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों, जो मानकीकृत परीक्षण है उनका क्या मानना है कि वे मूल्यांकन के सख्त ढांची संरचनाओं पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। यानी मानकीकृत यानी एक मानक बना दिया जाता है। मान लीजिए एक लाइन हो गई, इसका ये मानक पॉइंट हो गया, इसके इधर जो बच्चे आएंगे वह कमजोर है, इधर जो बच्चे आएंगे वह होशियार है, ऐसा एक मानक बना दिया गया। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का ढांची संरचना होती है, यानी एक फिक्स होता है, एक मानक बन गया। तो दोस्तों, ये जो मूल्यांकन है, तो जो मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में जो सही है वह यही बात, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि वे मूल्यांकन के सख्त ढांची संरचनाओं पर आधारित होते हैं। आप इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, मानकीकृत जो मूल्यांकन है इस पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि रचनात्मक मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। किस पर? रचनात्मक मूल्यांकन पर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख देना, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या दोस्तों संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करना चाहिए? तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी करना चाहिए। दोस्तों, इसमें पूछा है कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है। दोस्तों, जैसे आज मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ने में गलती की, याद रखिएगा आप परीक्षा में मत करिए, क्योंकि ये नहीं शब्द बहुत उलझा देता है। इसमें पूछा है नहीं, प्रभावशाली कौन सी नहीं है? संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। बच्चों को प्रश्न उत्तर के निष्क्रिय नकल के लिए उतारने के लिए क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? दुश्चिंता और भय पैदा करके, प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर, या वास्तविक इनाम जैसे कि टॉफी देकर। बताइए दोस्तों, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगा? तो दोस्तों बताइए कैसे प्रोत्साहित करने वाला है? व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? बताइए दोस्तों। विकास के चरणों के संबंध में जो 2 से 6 वर्ष तक का बालक है उसको, उस अवस्था को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों उस अवस्था को प्रारंभिक बाल्य अवस्था कहा जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेओ वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास क्षेत्र के सिद्धांत शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है या बहुत ऊपर है। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं लेओ वाइगोत्स्की जी के बारे में। दोस्तों लेओ वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों इन्होंने कई टर्म बताए हैं इसके फोल्डिंग के बारे में, यानी पाड़ के बारे में इन्होंने बताया है। जेडपीडी यानी जिससे आपका क्वेश्चन आया है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों जेडपीडी क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। मान लीजिए कोई बालक कोई समस्या का समाधान कर रहा है, वह समस्या का समाधान इस बिंदु से करना शुरू करता है, वह धीरे धीरे बढ़ता है और यहाँ पर आकर वह क्या होता है? अटक जाता है, उस समस्या को आगे नहीं बढ़ा पा रहा होता, समाधान आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। कभी कोई बाहर से व्यक्ति आता है जो उससे ज्यादा नॉलेज रखता है, वह उसकी सहायता करता है। यह कोई भी हो सकता है, बच्चे के माता पिता हो सकते हैं, बच्चे के अध्यापक हो सकते हैं, बच्चे का यहाँ तक कि सहपाठी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बालक उसकी सहायता पाकर उस समस्या का समाधान पूर्ण कर लेता है। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र बनता है मध्य का, यही कहलाता है जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट, यानी जेडपीडी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। दोस्तों इसमें निकटस्थ शब्द का अर्थ पूछा है। निकटस्थ जो शब्द है यह क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यह कुछ ऊपर है, यह दर्शाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? मानक एवं एक रूप मूल्यांकन, संकल्पनात्मक, अध्यापक केंद्रित, सतत एवं समग्र या मानकीकृत आधारित, एक एवं संदर्भ युक्त? बताइए। तो दोस्तों यह मूल्यांकन सतत एवं समग्र मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, बिल्कुल यह रचनावाद की विशेषता है। कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, यह भी रचनावाद की विशेषता है। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बाधित होता है। दोस्तों यह गलत बात है, रचनावाद की विशेषता यह नहीं है, बल्कि सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बढ़ता है, बाधित नहीं होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।